हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की अकाउंटेंसी के पार्टनरशिप के लास्ट चैप्टर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कंप्लीट चैप्टर को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके पार्ट वन का कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर्स के रिवीजन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके पहले हमने एनपीओ से स्टार्ट करके पार्टनरशिप फंडामेंटल, गुडविल, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन सभी चैप्टर्स को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया था। साथ में आपको मैंने रिवीजन नोट्स भी प्रोवाइड किए थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो देखो, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे दो टर्म्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एक होता है डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड वन होता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब ये हुआ कि जो हमारा बिजनेस था वो पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है, ठीक है। यानी कि जो हमारी एक्टिविटीज होती है, जो क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज होते हैं, जो हम बिजनेस फर्म में करते हैं, जो हम पार्टनरशिप फर्म में करते हैं, अब वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। और जितने भी एसेट्स होते हैं उन सभी को हम सेल कर देते हैं, और जितने भी लायबिलिटीज होते हैं, जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं, उन सभी को हम पेड कर देते हैं। और इसके अलावा जितने भी प्रॉफिट बचते हैं उन सभी को हम पार्टनर्स के बीच शेयर कर देते हैं, और फिर पार्टनरशिप फर्म का नामो निशान समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म। अब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किसे कहते हैं? तो देखो, मैंने आपको जो चैप्टर्स पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। यहाँ पे हमने देखा था कि जो पार्टनर्स थे उनके बीच का रिलेशन चेंज हुआ, यानी कि पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो इसे ही हम कहते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट पहले था अब वो चेंज हो चुका है, और जो पार्टनर्स हैं वो अब न्यू एग्रीमेंट के साथ फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, फर्म को समाप्त नहीं कर रहे हैं बल्कि फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो आपको क्लियरली ये पता चल चुका होगा कि डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म क्या होता है और डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप क्या होता है। अब हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो इन सभी सिचुएशन में हमने देखा कि जो एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप के बीच का, पार्टनर्स के बीच का, वो चेंज हो जाता है, लेकिन जो फर्म होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है। इसे हम कहते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, ठीक है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ पे मैंने फर्म वर्ड का यूज नहीं किया। लेकिन अगर इनमें से किसी भी सिचुएशन पे मान के चलो कोई पार्टनर की डेथ हो गई, कोई पार्टनर रिटायर करना चाहता है, तो इनमें से किसी भी सिचुएशन में अगर पार्टनरशिप की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन सभी को हम समाप्त कर दें, जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी लायबिलिटीज होते हैं, उन सभी को हम पे कर दें, तो जो हमारा बिजनेस का एक्टिविटी होता है सब कुछ समाप्त हो गया, तो उसे हम कहते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म या सिंपली डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म, ठीक है। क्लियर हो गया इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म मीन्स दैट द फर्म क्लोज इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड, यानी कि डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में जो बिजनेस होता है वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। वाइल डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फर्म ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। यानी कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि जो हमारा ओल्ड एग्रीमेंट था वो समाप्त हो गया और एक न्यू एग्रीमेंट के साथ हम फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इन डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप द रिमेनिंग पार्टनर्स में एग्री टू कैरी ऑन द बिजनेस अंडर अ न्यू एग्रीमेंट। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो पुराने पार्टनर्स होते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं, वो एक न्यू एग्रीमेंट को तय करते हैं और उस अकॉर्डिंग बिजनेस को आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, इनके बीच डिफरेंस क्या होता है। ये थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर विच सर्कमस्टांसेस अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड। तो देखो, आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन से सिचुएशंस होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चन आंसर करते हो ऑब्जेक्टिव में। इसके अलावा आपसे सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, टोटल 4 तरह के ऐसे कर लो केसेज होते हैं जिसके कारण पार्टनरशिप फर्म को क्लोज किया जाता है। एक होता है डिसॉल्यूशन बाई एग्रीमेंट। डिसॉल्यूशन बाई एग्रीमेंट में जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सारे सहमत हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो अब हम जो इस बिज़नेस को हमने स्टार्ट किया था, इस पार्टनरशिप फर्म को जो मैंने स्टार्ट किया था, अब इसे समाप्त कर दो। तो इस तरीके से जब सारे पार्टनर्स चाहते हैं कि अब हम फर्म को कंप्लीट कर दे, खत्म कर दे, तो उस केस में वो कहलाता है डिसॉल्यूशन बाई एग्रीमेंट। इसके अलावा अगर हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पहले से ही तय कर लिया था कि इस फर्म को हम इस पार्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और उस गोल को अचीव करने के बाद हम इस फर्म को बंद कर देंगे, और या फिर इस फर्म को, इस पार्टनरशिप फर्म को हम 5 सालों तक चलाएंगे, इसके बाद हम इसे बंद कर देंगे, तो ये कहलाता
है डिसॉल्यूशन बाई एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट के तहत हम अपने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो इस तरीके का पहला केसेस हो गया डिसॉल्यूशन बाई एग्रीमेंट। इसके अलावा एक होता है कंपलसरी डिसॉल्यूशन। तो कंपलसरी डिसॉल्यूशन किन किन केसेज में होता है? तो देखो, जब जितने पार्टनर्स होते हैं उनमें से कोई पार्टनर, अगर आप देख लो कि कोई एक पार्टनर्स बचा हुआ है और बाकी के जितने पार्टनर्स थे वो सारे पागल हो जाएं, वो सारी दिवालिया हो जाएं, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता है। अब आप कहोगे कि एक जो पार्टनर है वो तो सही है ना, तो देखो एक जो पार्टनर हुआ, अगर एक पार्टनर फर्म को आगे लेकर चलेगा तो वो पार्टनर नहीं कहलाता, वो तो सोल ट्रेडिंग हो जाएगा, वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये केस हो गया कि एक पार्टनर्स को छोड़ के बाकी सभी पार्टनर्स या फिर जितने पार्टनर्स हैं सभी पार्टनर्स अगर वे पागल हो जाएं, दिवालिया हो जाए, मतलब पैसों की तंगी हो जाए, तो उस केस में जो फर्म होता है उसे डिसॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ये होता है कंपलसरी डिसॉल्यूशन का केसेज। इसके अलावा एक केस तब होता है जब जो बिजनेस होता है वो कानूनतः वैध नहीं होता, तो उस केस में भी कंपलसरी डिसॉल्यूशन हो जाता है। इसके अलावा व्हेन ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्टिंग वन डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, तो ये सारे केसेस आप समझ सकते हो, बहुत ईजी है। एक पार्टनर्स को छोड़ के बाकी के जितने पार्टनर्स हैं वो चाहेंगे कि हम फर्म से रिटायर हो जाएं, और या फिर उनकी डेथ हो जाएगी, तो उस केस में भी जो हमारा पार्टनरशिप फर्म होता है वो डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड, तो जिस डेट तक के लिए हमने फर्म को स्टार्ट किया था, फर्म को रन करना चाहा था, वो डेट कंप्लीट हो गया, तो वो केस होता है कंपलसरी डिसॉल्यूशन का। इसके अलावा एक होता है डिसॉल्यूशन बाय नोटिस। तो देखो, अगर पार्टनरशिप विल पे बना हुआ है, मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप 4 टाइप के होते हैं। पार्टनरशिप एट विल में कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होता, मतलब ये नहीं होता कि हम इसे 5 सालों तक चलाएंगे, इतनी डेट तक ही इस फर्म को चलाएंगे, अगर ऐसा नहीं है। लेकिन जितने पार्टनर्स हैं सारे चाहते हैं कि अब हम फर्म को डिसॉल्व कर दें, और कोई एक पार्टनर्स नोटिस लिख दे, रिटन एग्रीमेंट मतलब रिटन नोटिस लिख दे कि अब हम फर्म को समाप्त करना चाहते हैं, और बाकी के पार्टनर्स एग्री हो जाएं, तो उस केस में भी हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो जब अगर कोई पार्टनर्स है वो पागल हो गया, ठीक है, अनसाउंड माइंड का हो गया, तो उसके इसमें कोर्ट ये फैसला ले सकता है कि इस फर्म को डिसॉल्व कर दे। इसके अलावा व्हेन अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज हर ड्यूटीज एज अ पार्टनर, तो अगर पार्टनर्स जो हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में भी जो फर्म होता है वो क्लोज किया जा सकता है। किसके द्वारा? कोर्ट की तरफ से। ठीक है, कोर्ट किन किन केसेज में फर्म को डिसॉल्व कर सकता है अब हम वो तय कर रहे हैं, अब हम वो बता रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा व्हेन पार्टनर डेलिबरेटली एंड कंसिस्टेंटली कॉमिट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, तो जितने भी कार्य किए जा रहे हैं पार्टनर्स की तरफ से, अगर वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड के खिलाफ जा रहे हैं, तो उस केस में अगर कोई कोर्ट केस करेगा तो कोर्ट ये फैसला ले सकता है कि इस फर्म को हम डिसॉल्व कर दें। ठीक है, तो ये सारे केसेस होते हैं। इसके अलावा व्हेन अ पार्टनर्स कंडक्ट इज लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म, तो जो फर्म होते हैं उसके जो कार्य क्रियाकलाप होते हैं, अगर कोई पार्टनर्स इसके खिलाफ काम कर रहा है, तो उस केस में भी कोर्ट जो है वो फैसला ले सकता है, वो फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? और देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो सीरीज़ है ये ऐसी वैसी सीरीज़ नहीं है, बल्कि ये टॉपर सीरीज़ है। यानी कि अगर आप जो कुछ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसके 60 से 70% चीज़ों को भी अच्छे से कवर कर लेते हो, तो एग्ज़ाम में आप 100 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर दोगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में टोटल 200 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि आपको डबल ऑप्शंस मिलते हैं, और उनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना होता है। और मैं सीरीज़ को इसलिए लेकर आया हूँ ताकि एग्जाम में अगर आप इसे कंप्लीट अच्छे से कर लेते हो इस नोट्स को, तो आप एग्जाम में 200 मार्क्स ऑफ सारे क्वेश्चंस आप इजीली समझ जाओ, आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उनमें से सिर्फ 100 मार्क्स के क्वेश्चंस को ही आप जानबूझकर सॉल्व करोगे, जिस पे आप पूरी 100% कॉन्फिडेंट होगे। क्योंकि आप देखते होगे बिहार बोर्ड के जितने क्वेश्चंस रहते हैं, अगर आप ऑब्जेक्टिव देख लो तो ऐसा क्वेश्चन रहता है जहाँ पे ऑप्शंस जो आपको मिलते हैं, आपको लगता रहता है कि इनमें से 4 ऑप्शंस नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते ही रहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ऑब्जेक्टिव में ये भी देखोगे कि 4 ऑप्शंस में से 2 से 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं, मतलब वहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और बुक्स के जो आंसर्स होते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे एक पार्टिकुलर बुक को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिनके आंसर गलत दिए रहते हैं, तो कन्फ्यूज सारे कर जाते हैं कि मुझे कौन सा आंसर पर करेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आप जहाँ पे 100% कॉन्फिडेंट हो वही आंसर आप टिक करो, क्योंकि हमारा टारगेट है एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स सिक्योर करना। तो हम 1 से 2 मार्क्स मतलब 1 से 2 ऑब्जेक्टिव को अगर हम डाउट है वहाँ पे, तो उसे हम क्यों सॉल्व करेंगे, इसलिए उस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, देखो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, जब फर्म को हम डिसॉल्व करते हैं तो उस टाइम हम जितने भी एसेट्स होते हैं, मेरे फर्म में जितने भी एसेट्स हैं,
उन सभी को हम बेच देते हैं और इसके अलावा जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं, जितने भी लायबिलिटीज होते हैं, उन सभी को हम पेड कर देते हैं। और इन सब चीज़ों को करने के बाद जो फाइनल वैल्यू निकल कर आता है, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमें लॉस हो रहा है, तो उसे हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, जो हमारे पार्टनर्स हैं, उन सभी के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मतलब फर्म पूरी तरीके से समाप्त हो गया तो जितने भी पैसे बचे वो फर्म के जो पार्टनर्स हैं उन्हें हम पे कर देते हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा है तब तो पार्टनर्स सब खुश रहेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स को पैसे देने पड़ेंगे। इन केस ऐसा हुआ कि पैसे मिल नहीं पा रहे, मतलब फर्म में पैसे हैं नहीं, तो पार्टनर्स को अपने घर के बर्तन भी बेचने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। और यहाँ पे जो भी एसेट्स वगैरह होता है उन्हें हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। देखो बिल्कुल बिहारी स्टूडेंट्स जो होते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, उन्हें क्लियरली समझ में नहीं आता। तो देखो हिंदी में भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट। देखो सबसे पहले कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर सभी एसेट्स को उनके बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, यानी कि देखो रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी एसेट्स होते हैं उनके बुक वैल्यू को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ पे हम कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ देंगे, उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे आपको पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ। हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, फिर हम पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद हम कैश या बैंक अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो हम कैश को या बैंक को वहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, इसलिए कैश या बैंक को हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो नहीं करते। क्लियर है? अब देखो इसके बाद सभी एक्सटर्नल लायबिलिटी को उनके बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होते हैं उन सभी को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, उनके बुक वैल्यू पर, क्योंकि उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। इसके बाद एसेट्स जो हम बेचते हैं, जितने एसेट्स हमारे दिए हुए थे जो हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया था, जब हम उन्हें बेचते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलता है, जो अमाउंट हमें मिलता है, उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसके बाद लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, जिसका लेखा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। तो जो इसके बाद हम लायबिलिटी को पे करेंगे उसका लेखा, उसकी अकाउंटिंग, उसको रिकॉर्ड हम करेंगे डेबिट साइड में, जितनी लायबिलिटी हम पे करेंगे उसको। ठीक है, सबसे अंत में रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करके प्रॉफिट या लॉस मालूम करेंगे, जिसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद जो हमारा फाइनल वैल्यू निकल कर आएगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, उसे हम पार्टनर्स के बीच, उसे हम जितने हमारे पार्टनर्स थे उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, उनके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, क्लियर हो गया? रियलाइजेशन अकाउंट को हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, हम एसेट को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, और एसेट को जब सेल करते हैं तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इसके अलावा लायबिलिटी को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, और देखो डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अकाउंट्स को प्रिपेयर करने वाले। तो अगर आप उसे अटेम्प्ट करना चाहते हो तो कुछ आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, जैसे वाइफ्स लोन, हस्बैंड लोन, इन चीज़ों को आपको किस तरीके से ट्रीट करना है, वो जो इन्फॉर्मेशन रहते हैं उसे आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट पे शो करने की कोशिश की है। देख लो, इफ़ पार्टनर इज अ मेल, हिज वाइफ्स लोन विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी कि अगर पार्टनर कोई मेल है तो उसकी जो वाइफ का लोन है उसे हम एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। वही अगर पार्टनर कोई फीमेल है तो उसका जो हस्बैंड का लोन है उसे हम ट्रीट करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह। ठीक है, तो ये सारे बहुत ही सिंपल वर्ड में यहाँ पे दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। क्योंकि मेरा ज़्यादा जो मैं देख रहा हूँ आजकल कमेंट से, तो मुझे ये लग रहा है कि ज़्यादातर बच्चे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस में आपसे 1-2 इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल से, और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी 5 क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको मिल जाते हैं न्यूमेरिकल के, और 3 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं थ्योरेटिकल टाइप के। तो एक क्वेश्चन को तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ी बहुत आप पढ़ सकते हो जिससे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से माइंड में सेट कर लो कि जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसे आप किस तरीके से ट्रीट करोगे। जैसे अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स होंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होंगे, तो उन्हें आप किस तरीके से ट्रीट करोगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई है। और देखो अगर आप इस फाइल की PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन भी चेक कर सकते हो, मैंने इस फाइल का लिंक शेयर कर दिया है। ठीक है, वहाँ पर आप क्लिक करना उस लिंक पर, और लिंक पर क्लिक करते ही आपको एक पासवर्ड को टाइप करना है। फाइल का पासवर्ड है MAYANK, यानी कि मयंक आप टाइप करोगे, वो जो फाइल होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो, फिर जब चाहो जहाँ चाहो रिवीजन कर सकते हो। और मैं बता रहा हूँ आपको, आप अभी के अभी, बिल्कुल अभी जब आप PDF को डाउनलोड करोगे इसी टाइम आप कंप्लीट रिवीजन कर लेना, और साथ ही साथ बाकी के जो पिछले चैप्टर्स थे, पार्ट 1 के जितने भी चैप्टर्स थे, सारे चैप्टर्स की रिवीजन आप अभी कर लो, क्योंकि टाइम बहुत कम है।
लेकिन जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए उन नोट्स को आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, जैसे फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट कर ली थी आपने, फिर सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था आपने। तो इस तरीके से एक आप चैप्टर वाइज रिवीजन डेली कर रहे हो और फिर वीकली रिवीजन में आप जिन चीज़ों को पढ़े हो उन सभी को फिर से रिवाइज कर लो। फिर वो जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपके दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो जाएंगे, ठीक है। फिर एग्जाम में आप उन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि जब हम पार्टनरशिप हमको डिजॉल्व करते हैं तो हमें कौन कौन सी जनरल एंट्रीज को करना पड़ता है। जैसे एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे, लायबिलिटीज़ को हम रिकॉर्ड करते थे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो जब हम उसे पे कर देते थे तो फिर लायबिलिटी को हम रिकॉर्ड करते थे, जो हमारी वैल्यू निकल कर आती थी, जो अमाउंट हम पे करते थे उससे हम रिकॉर्ड करते थे डेबिट साइड में। तो इन सारी की एंट्रीज हम किस तरीके से करते हैं, इन सारी की जनरल एंट्री हम किस तरीके से करते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो हम इसे भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो हम एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, कैश और बैंक बैलेंस को हटाकर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया हम सबसे लास्ट में प्रिपेयर करते हैं कैश या बैंक अकाउंट को, तो उसे हम वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में हम कैश या बैंक बैलेंस को रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसके अलावा जितने भी एसेट्स होते हैं जैसे मशीनरी हो गया, डेप्टर्स हो गया, तो इन सभी की जनरल एंट्री हम किस तरीके से करते हैं। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट को सबसे पहले हम करते हैं डेबिट, और इसके बाद जितने भी एसेट्स हो गए इंडिविजुअली जिनका भी नाम जो कुछ भी होगा, जैसे मशीनरी हो गया, डेप्टर्स हो गया, तो इन सभी को हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा लायबिलिटी था जिन्हें हमने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया था उन सभी को हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। अब वो क्रेडिटर्स हो सकते हैं, तो उन सभी को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया और रियलाइजेशन अकाउंट को हम यहाँ पे कर देते हैं क्रेडिट। अब देखो, जितने एसेट्स थे हमारे फर्म के उनकी जर्नल एंट्रीज तो हमने कर ली, जितनी लायबिलिटीज़ थे हमारे फर्म के उनकी जर्नल एंट्रीज तो हमने कर ली। अब जब हम एसेट्स को सेल करते तो हम क्या एंट्री करते, तो जब हम एसेट्स को सेल करते हैं तो कैश हमें मिलता है तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। अगर वो ज़्यादा बड़ा अमाउंट है तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट को हम कर देते हैं क्रेडिट, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं फर्म के वो ये कहते हैं कि इस एसेट्स को तुम सेल मत करो, इस एसेट्स को तुम सेल मत करो, बल्कि ये एसेट आप मुझे दे दो और जितने पैसे होते हैं तो आप मेरे अकाउंट से काट लेना, मेरे कैपिटल अकाउंट से काट लेना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट कर देते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो ये रहा, ये सारी चीज़ें एंट्री वो रही जब हम एसेट्स को सेल करते हैं। इसके अलावा जब हम लायबिलिटी को पे करते हैं तो हम कौन सी एंट्रीज करते हैं, तो देखो, जब हम लायबिलिटीज़ को पे करते हैं कैश में तो उस केस में रियलाइजेशन अकाउंट को हम कर देते हैं सिंपली डेबिट और कैश अकाउंट को या बैंक अकाउंट को हम कर देते हैं क्रेडिट। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि ये लायबिलिटी जो है, ये मान के चलो राम को पैसे देने हैं, राम है क्रेडिटर्स, तो कोई पार्टनर ये कहता है कि राम को मैं अच्छे से जानता हूँ, अगर आप मुझे कहोगे पैसे देने तो मैं कुछ कम में भी वो पैसे उसे दे सकता हूँ। तो इस केस में वो जो लायबिलिटी होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पार्टनर्स के पास चली जाती है। तो उस केस में वो जो पार्टनर होता है उनके अकाउंट्स को हम कर देते हैं क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा, हम जब एसेट्स को सेल करते हैं, जब लायबिलिटी को पे करते हैं तो हम कौन कौन सी एंट्रीज को करते हैं। अब देखो, एक होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, वो क्या होता है, तो एसेट्स को हम सेल करते हैं, लायबिलिटीज़ को हम पे करते हैं, तो उनमें हमारे कुछ कुछ खर्चे होते हैं, छोटे मोटे खर्चे होते हैं। जैसे एसेट्स को हम सेल कर रहे हैं तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेज हुए ना, तो इन सारे एक्सपेंसेज को हमने एक नाम दिया और वो कहलाता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। यानी कि ऑल द एक्सपेंसेज इनकर्ड इन अ फर्म इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑफ, यानी कि रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉन एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। क्या मैंने कहा, ऑल द एक्सपेंसेज इनकर्ड इन अ फर्म इन द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉन एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद रखना। ये मैंने नोट्स में कवर नहीं किया, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप इसे याद कर लो, ठीक है। तो जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज होते हैं उनकी एंट्रीज हम किस तरीके से करते हैं, तो देखो, रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं और बैंक अकाउंट को हम कर देते हैं क्रेडिट। ये हमारे एक्सपेंसेज होते हैं सिंपली, तो इसलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है, जो पार्टनर्स होता है वो ये कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेज को मैं पे कर दूंगा, तो उस केस में रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। और कभी कभी कोई पार्टनर ये कहता है कि रिजोल्यूशन के जितने भी कार्य हैं उन सभी काम को मैं कर दूंगा, ठीक है। आप लोग कुछ मत करना, बस आप लोग जितने काम मैं कर रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे कुछ आप लोग पैसे दे देना, रिम्यूनरेशन के फॉर्म में कुछ पैसे दे देना। तो इस केस में अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म के द्वारा ही किया गया तो उस केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और बैंक अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो पार्टनर होता है वो खुद से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी पे कर देता है, तो फर्म को कोई एंट्री करनी नहीं पड़ती, क्योंकि फर्म तो कोई खर्चे कर ही नहीं रहे हैं, मतलब जो खर्चे हो रहे हैं सारे पार्टनर्स की तरफ से किए जा रहे हैं, तो इसलिए उसकी हम कोई एंट्री नहीं करते, उससे हम रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है।
इसके अलावा जो रेम्यूनरेशन हम पार्टनर्स को देते हैं, यानी कि जो पैसे हम पार्टनर्स को देते हैं डिसोल्यूशन के कार्य करने के लिए, वहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट। फिर इसके बाद हम जब रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर कर लेते हैं, हमारा जो प्रॉफिट निकल कर आता है या जो हमारा लॉस निकल कर आता है, उसे हम क्या करते हैं, देखो अगर प्रॉफिट निकल कर आया तो उस केस में रियलाइजेशन अकाउंट को हम कर देते हैं डेबिट, और जितने भी पार्टनर्स हैं, मान के चलो 3 पार्टनर्स हैं, रेशम, रितिका एंड रानी, 3 पार्टनर्स हैं, तो उन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम कर देते हैं क्रेडिट, ठीक है, और पैसे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मान के चलो 1:2:3 के रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते थे, तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस प्रॉफिट को हम शेयर कर देंगे। इसके अलावा अगर हमें लॉस होगा तो उस केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। जितने भी तीनों पार्टनर्स थे, तीनों पार्टनर्स के नेम को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, और इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट को हम कर देते हैं क्रेडिट। फिर जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, जितने भी रिजर्व फंड होते हैं, जनरल रिजर्व जैसे होते हैं, तो इन सभी के मिलने होते हैं पार्टनर्स को, तो उस केस में रिजर्व फंड को, जनरल रिजर्व को हम डेबिट करते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। जितने भी पार्टनर्स थे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या वो जनरल रिजर्व के पैसे हों या वो रिजर्व फंड के पैसे हों, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। इसके अलावा जो फिक्टिटियस एसेट्स होते हैं, उस केस में हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और फिक्टिटियस एसेट्स को क्रेडिट करते हैं। फिर इसके बाद जो लोन्स वगैरह होते हैं, तो लोन्स को पे करने के लिए पार्टनर्स के लोन अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैश या बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। फॉर सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट्स, द बैलेंस इज पेड टू पार्टनर्स हुज कैपिटल अकाउंट्स शो अ क्रेडिट बैलेंस, द फॉलोइंग एंट्री इज रिकॉर्डेड। फिर देखो जितने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है तो उस केस में हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा होता है, ये फाइनल सेटलमेंट होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का। यहाँ पे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं तीनों पार्टनर्स का नाम हम लिख देते हैं डेबिट साइड में, और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ को आप लोग याद रखना, यहाँ पे मैंने नरेशन नहीं दिया, लेकिन एग्जाम में किसी भी एंट्री को नरेशन से एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है। आपको हर एक में नरेशन करना है, और मैंने जितनी भी यूनिट अब तक करवाई थी हर एक में नरेशन आपको करवाया था, और इस तरीके से आप यहाँ पे भी नरेशन कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, मैंने आपको बता ही दिया, 2 से 3 बार बता दिया कि सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने के बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट को और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं, और सबसे लास्ट में एट द एंड हम कैश या बैंक अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये बात को आप लोग याद रखना। कभी कभी एग्जाम में आपसे पॉइंट नंबर 2 से, मतलब नोट नंबर 2 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हम पहले रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, फिर हम पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, और सबसे लास्ट में हम कौन से अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, सबसे लास्ट में हम कैश या बैंक अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट जनरल एंट्री डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो देखो अगर हम पर्पस की बेसिस पे बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने का हमारा मेन पर्पस ये होता है कि हम ये जान सके कि हमारे एसेट्स और हमारी लायबिलिटीज, इन दोनों की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस जानने के लिए, उनकी रिवाइज्ड फिगर को जानने के लिए, रिवाइज्ड वैल्यूज़ को जानने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करने का हमारा मेन पर्पस ये होता है कि हम ये जान सकें कि एसेट्स को सेल करने के बाद, फर्म के जितने एसेट्स हैं उन्हें सेल करने के बाद, और फर्म की जितनी लायबिलिटीज़ है उन सभी को पे करने के बाद हमारा फाइनल प्रॉफिट निकल रहा है या लॉस निकल रहा है। ये जानने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा सेकंड बेसिस है व्हेन टू बी प्रिपेयर्ड। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम कब कब प्रिपेयर करते हैं, मैंने आपको लगभग हज़ारों बार बता दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम तब प्रिपेयर करते हैं जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया जाता है। इसके अलावा जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट को हम बस एक टाइम ही प्रिपेयर करते हैं। कब प्रिपेयर करते हैं, जब पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाता है, उस टाइम हम रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो अब देखो इनके डिफरेंस का नेक्स्ट बेसिस है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम एक फर्म की लाइफ में नंबर ऑफ टाइम्स बना सकते हैं, जैसे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, जब पार्टनर की डेथ होती है, जब पार्टनर रिटायर होते हैं। तो इन केसेज में जितने भी केसेज होंगे हम हर टाइम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। यानी कि एक फर्म की लाइफ में रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम कई टाइम बार बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट को, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ हम तभी प्रिपेयर करते हैं जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता है, इसकी सारी एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। तो इस कारण रियलाइजेशन अकाउंट को हम एक फर्म की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही बना सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हम रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, एक फर्म की लाइफ में। इसके अलावा इनके डिफरेंस का नेक्स्ट बेसिस है कंटेंट।
तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट में हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जितने भी एसेट्स हो गए, जितने भी लाइबिलिटीज हो गए, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि कैश और बैंक बैलेंस इन दोनों को हम लास्ट में इनके अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में हम कैश और बैंक बैलेंस को रिकॉर्ड नहीं करते, और इसके अलावा जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी आउटसाइड लाइबिलिटीज होते हैं, उन सभी को हम रिकॉर्ड करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम एसेट्स और लाइबिलिटी को तभी रिकॉर्ड करते हैं अगर उनकी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में कोई डिफरेंस है, तो ताकि उनकी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इन दोनों के बीच के डिफरेंस को जानकर हम उनके प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सके और उन्हें ओल्ड पार्टनर्स के बीच शेयर कर सके। इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका नेक्स्ट डिफरेंस। इसके अलावा इनका लास्ट डिफरेंस है रिजल्ट। तो रिजल्ट के तौर पर क्या निकलता है, तो देखो एक जो फर्म होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद भी जो फर्म होता है वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करता चला जाता है, वो निरंतर बढ़ता चला जाता है। कोई पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, और इसके बाद वो जो फर्म होता है वो फिर से अपनी सारी एक्टिविटीज़ को करते रहता है एक न्यू एग्रीमेंट के साथ। लेकिन यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में जो फर्म होता है रियलाइजेशन अकाउंट को निकालने के बाद, उसके रिजल्ट को निकालने के बाद जो कुछ भी प्रॉफिट निकला, जो कुछ भी लॉस निकला, वो पार्टनर्स के बीच शेयर करने के बाद इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है और फर्म का नामो निशान मिट जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट के बीच। आई होप आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और अब पार्ट ए के कंप्लीट चैप्टर हमारे क्लियर हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंपनी अकाउंट के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे,